सोचो, तुम अकेले हो एक ऐसे सुनसान टापू पर जहां चारों तरफ बस गूंजती हैं समंदर की डरावनी लहरें और रात होते ही जंगल में चीखते हैं भूखे जानवर। ना कोई इंसान, ना कोई रोशनी, बस अंधेरा, भूख और डर जो हर पल तुम्हें निगल रहा है। जिंदा रहने के लिए उसने बकरियों का कच्चा मांस खाया, समंदर की मछलियां पकड़कर खाईं और जंगली केकड़ों को आग में भून कर खाया। 4 साल तक वो उस नर्क में अकेला रहा, बिना किसी मदद, बिना किसी उम्मीद के। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि अलेक्जेंडर सेलकर्क नाम के उस असली इंसान की है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि जब इंसान मरने से इनकार कर दे तो पूरी प्रकृति भी उसे मिटा नहीं सकती। तारीख थी 23 अगस्त 1703। इंग्लैंड की ठंडी हवाओं के बीच एक काला और विशाल जहाज रवाना हुआ। नाम था सिंक्वे पोर्ट्स। उस जहाज का कप्तान था थॉमस स्ट्रेडलिंग और उसके साथ सवार था एक नौजवान, एक ऐसा लड़का जो किस्मत से नहीं, जुनून से जिया करता था। नाम था अलेक्जेंडर सेलकर्क, जिसकी उम्र सिर्फ 27 साल थी, लेकिन चेहरे पर वो चमक जो या तो इतिहास रच देती है या खुद को इतिहास के पन्नों से मिटा देती है। वो कोई आम लड़का नहीं था। बचपन से ही वो बहुत ज्यादा शरारती किस्म का लड़का था, जो कभी चर्च में पादरी से भिड़ जाता तो कभी स्कूल में किसी को भी चुनौती दे देता। लोग कहते थे ये लड़का एक दिन या तो बहुत बड़ा बनेगा या फिर कहीं गुम हो जाएगा, और शायद वो सही थे, क्योंकि अलेक्जेंडर को शांति कभी पसंद नहीं आई। उसे सुकून चाहिए था, लेकिन वो सुकून उसे समंदर की बेचैनी में मिलता था। जब बाकी बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते थे, तब वो समंदर के किनारे बैठकर लहरों को घूरता रहता। पानी का वो अनंत फैलाव उसे खींचता था, और वो हर लहर से बस एक बात कहता, एक दिन मैं तुम्हारे ऊपर राज करूंगा। उसे क्या पता था कि वही समंदर, जिसे वो अपना साथी समझता था, एक दिन उसकी सबसे बड़ी सजा बनने वाला है। वो समंदर जो दूर से शांत लगता है, अंदर से भरा है मौत की खामोशी से। एक दिन अलेक्जेंडर समंदर के किनारे चुपचाप बैठा था। उसकी नजरें लहरों पर थीं, पर दिमाग कहीं और। वो सोच रहा था, अब बस, अब और नहीं, मैं यहां नहीं रह सकता। अब घर की दीवारें उसे जेल जैसी लगती थीं। हर सुबह वही चेहरे, वही बातें, वही झगड़े। उसे लगता था मानो जमीन उसकी सांसें रोक रही हो। एक बार जब वो घर आया तो घर वालों को लगा अब शायद ये संभल गया होगा। तब उसके भाई ने गलती से किसी बात पर उसका मजाक बना दिया था, और बस फिर क्या था, अलेक्जेंडर ने अपने भाई को लकड़ी से बहुत मारा। अब इस बात पर अलेक्जेंडर की लड़ाई अपने माता पिता से भी हो गई, और उसने दोबारा से अपना घर छोड़कर समुद्र में जाने का फैसला ले लिया। और फिर एक शाम उसने बिना किसी को बताए अपना छोटा सा थैला उठाया और चल पड़ा उस दुनिया की तरफ जहां उसकी किस्मत इंतजार कर रही थी। किनारों पर खड़े जहाजों को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लकड़ी से बना विशाल जहाज, हवा में लहराते झंडे और नाविकों की जोरदार आवाजें, वो सब उसके लिए जैसे किसी सपने का हिस्सा हो। अलेक्जेंडर ने वही रास्ता चुना। उसे दौलत की चाह नहीं थी, उसे चाहिए था खतरा, रोमांच और नाम। जहाज पर सवार होते ही उसकी जिंदगी बदल गई। हर सुबह उसे वही गंध मिलती, समुद्र के नमक की, पसीने की और बारूद की। हाथ में रस्सी और सामने अनंत नीला समंदर। डैम्पियर उसे सिखा रहा था कैसे लहरों की दिशा से मौसम को पहचानना है, कैसे जहाज की परछाई देखकर दुश्मन को पहचानो, और सबसे अहम, कैसे मरने से पहले खुद को जिंदा महसूस किया जाए। पहली बार जब उनका जहाज किसी स्पेनिश जहाज के करीब पहुंचा और समंदर की लहरों पर चीखों की गूंज फैल गई, वो लम्हा था जब उसने पहली बार मौत को करीब से देखा, और उसी पल उसे एहसास हुआ कि अब वो लौट नहीं सकता। अब जमीन उसके लिए खत्म हो चुकी थी। उसका घर, उसका बचपन, उसकी गलियां सब पीछे रह गए थे। अब उसके पास बस 2 चीजें थी, एक नाव और एक न खत्म होने वाला समंदर। उसने वहां फेमस इंग्लिश प्राइवेटियर विलियम डैम्पियर का अभियान ज्वाइन किया, यानी सरकार से अनुमति प्राप्त लुटेरा। हाँ, ये सच था। इंग्लैंड की रानी ने ऐसे लोगों को खुली छूट दे रखी थी कि अगर तुम स्पेनिश जहाजों को लूटो तो तुम्हें अपराधी नहीं, नायक माना जाएगा। यानी उस टाइम पर ये लोग दूसरी शिप को लूटकर उनसे सोना लूटते थे। एक बार ये गोल्ड माइनिंग टाउन पर हमला करने के लिए निकल पड़े, जहां इनको बहुत सारा सोना मिल सकता था, लेकिन वहां के लोगों ने इन सभी पर अटैक कर दिया, और कप्तान और क्रू बहुत मुश्किल से वहां से भागे। उनका एक भी मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था। अब साउथ पैसिफिक का समंदर किसी नरक से कम नहीं था। अलेक्जेंडर का जहाज भी अब धीरे धीरे बेकार हो रहा था।
लकड़ियां गलने लगीं, रस्सियां टूटने लगीं और जहाज से बदबू आने लगी थी। अलेक्जेंडर ने कप्तान थॉमस स्टर्लिंग से कहा, कैप्टन, अगर हमने इस जहाज की मरम्मत नहीं की तो अगला तूफान इस जहाज को समुद्र में डुबो देगा। लेकिन थॉमस स्टर्लिंग अहंकार का गुलाम था। वो हंस पड़ा और बोला, तुम्हें जहाज चलाना आता है? तब अलेक्जेंडर और कप्तान के बीच लड़ाई हो गई। कप्तान ने कहा, अगर तुम्हें इस जहाज पर रहना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तब अलेक्जेंडर ने उस शिप को छोड़ने का फैसला ले लिया था। उसके चेहरे पर साफ था, उसे इस जहाज पर अब भरोसा नहीं रहा। उसकी नजरें दूर किसी टापू पर थीं। तभी उसे एक छोटा सा टापू दिखा, चिले के पास मासा तिएरा आइलैंड, आज जिसे लोग रॉबिन्सन क्रूजो आइलैंड कहते हैं। अलेक्जेंडर ने कप्तान से कहा, मुझे उस टापू पर उतार दो, मैं वहीं रह लूंगा। कम से कम इस सड़ते जहाज पर मरने से तो बेहतर है। थॉमस ने तुरंत कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना, समंदर जिसे एक बार निगल ले उसे कोई नहीं ढूंढ पाता। और फिर उसने आदेश दिया, उसे किनारे छोड़ दो। अलेक्जेंडर को कैप्टन ने कुछ औजार, थोड़ा सा सूखा खाना और एक बाइबल दे दी। अब धीरे धीरे वो जहाज गायब होने लगा और अलेक्जेंडर बस खड़ा रह गया। उसकी आंखों के सामने वो जहाज छोटा और फिर बिंदु बन गया। अब उसके चारों ओर बस हवा की सिसकियां, लहरों की आवाजें और एक गहरी खामोशी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो जिंदा बचा है या किसी सजा का शिकार हो गया है। पहली बार समुद्र का शोर भी उसे डराने लगा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली अकेलापन कैसा होता है। शुरुआत के कुछ दिन अलेक्जेंडर ने बस समुद्र के किनारे ही बिताए। दिन में वो लहरों को देखता, रात में आसमान को, और उम्मीद करता कि कोई जहाज उसे लेने आएगा। वो पत्थरों के बीच लॉबस्टर ढूंढ कर खा लेता, कभी समुद्र के खारे पानी से अपनी प्यास बुझाता। हर दिन उसे लगता शायद कल कोई जहाज आएगा, लेकिन हर सुबह बस हवा की वही आवाजें और वही नीला सन्नाटा। फिर एक दिन समंदर का किनारा भी उसके लिए खतरनाक बन गया। सी लायंस को एक झुंड वहां आ गया। उनका भारी शरीर, डरावनी आवाजें और इंसान के लिए खतरा। अलेक्जेंडर को भागकर जंगल के भीतर जाना पड़ा और शायद यही उसका सबसे सही फैसला था, क्योंकि उस जंगल के अंदर उसे जिंदगी मिल गई थी। वहां उसे पुराने नाविकों की छोड़ी हुई जंगली बकरियां मिली। कभी वो उनका दूध पीता, कभी उनका मांस खाता। फल, जड़ें और पत्तियां, सब कुछ वहां मौजूद था। धीरे धीरे उसने उस जगह एक झोपड़ी बनाई, पत्तियों से और कुछ लकड़ियों से रहने लायक घर बना लिया था। लेकिन यह घर भी सुरक्षित नहीं था। रात को झाड़ियों से चूहों की आवाजें गूंजती थी। वे उसके ऊपर चढ़ जाते, उसके खाने में घुस जाते। तब उसने प्रकृति के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ रहना सीखा। वो जंगली बिल्लियों को अपने पास लाने लगा, उन्हें खाना खिलाता और जल्द ही वो उसके साथी बन गई। अब वे रात में उसके आसपास बैठी रहती और उसे चूहों से बचाती। धीरे धीरे अलेक्जेंडर ने अपनी दुनिया बना ली। पेड़ों की छाल, पत्थरों और बेलों से उसने 2 झोपड़ियां खड़ी की। एक में वो सोता था, दूसरी में आग जलाकर खाना बनाता। बरसात में झोपड़ी के छेदों से पानी टपकता तो वो पेड़ की पत्तियों से उसे सील कर देता। अब वो पहले वाला गुस्सैल नाविक नहीं रहा था, अब वो प्रकृति का हिस्सा बन चुका था। अपने पिता से सीखी हुनरें अब काम आ रही थीं। वो जानवरों की खाल से अपने लिए कपड़े बनाता और जूते बनाता था। अब तो मैं इंसान से ज्यादा जानवर लग रहा हूं। चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन उसके भीतर अब एक अजीब सी शांति आ गई थी। और इस बीच 2 बार स्पेनिश जहाज उस द्वीप के पास आए। दूर से उसने उनके झंडे देखे। पहले तो दिल धड़क उठा, लेकिन फिर याद आया, अगर वो पकड़ा गया तो मारा जाएगा। वो तुरंत पहाड़ी पर चढ़ गया और तुरंत पत्तियों से खुद को ढक लिया और वहीं छिपा रहा जब तक वे जहाज आगे नहीं बढ़ गए। हर बार वो सोचता, काश वो इंग्लिश जहाज होता, लेकिन किस्मत अभी उसका इम्तिहान खत्म नहीं करना चाहती थी। दिन गुजरते गए, महीने साल बन गए और अब अलेक्जेंडर के लिए वो टापू कैद नहीं बल्कि घर बन चुका था। वो खाली समय में समुंदर के किनारे बैठकर बाइबल की किताब पढ़ा करता था और भूख लगने पर मछलियां पकड़ता और बकरियों का मांस खाता। ऐसे ही समय गुजरता गया और उसे उस टापू पर 4 साल बीत चुके थे। उसके बाल बहुत लंबे हो चुके थे और दाढ़ी बहुत लंबी हो चुकी थी और उसके सारे कपड़े फट चुके थे और वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। लेकिन आंखों में अब भी एक उम्मीद जल रही थी कि एक दिन कोई आएगा, और वो दिन आखिरकार आ ही गया। 2 फरवरी 1709 की सुबह
आसमान साफ था और समुद्र में एक अजीब सी हलचल थी। अलेक्जेंडर एक ऊंचे टीले पर खड़ा था जब अचानक दूर नीले पानी पर उसे कुछ नजर आया, एक जहाज। उसने आंखें मलकर देखा, हाँ, वो सचमुच एक जहाज था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांसें तेज हो गईं। 4 साल बाद उसे पहली बार इंसानों की उम्मीद दिखी थी। वो पागलों की तरह समुद्र किनारे भागा, हाथ हिलाने लगा, चिल्लाने लगा, यहाँ कोई है, यहाँ कोई जिंदा है। जैसे जैसे जहाज करीब आया, जहाज पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए। उनके सामने एक आदमी खड़ा था, नंगे पांव, फटे कपड़े, लंबे बाल, लेकिन आंखों में जान थी। और फिर जब जहाज किनारे रुका तो सबकी हैरानी उस वक्त दोगुनी हो गई, क्योंकि उस जहाज का लीडर कोई और नहीं बल्कि वही था, विलियम डेम्पियर, वही व्यक्ति जिसके साथ कभी अलेक्जेंडर ने समुद्री सफर शुरू किया था। लेकिन अब डेम्पियर एक और कैप्टन वुड्स रॉजर्स के साथ काम कर रहा था, एक अनुभवी और समझदार कैप्टन। रॉजर्स ने उस आदमी को देखा जो अब जंगल का हिस्सा लग रहा था और पूछा, तुम कौन हो? अलेक्जेंडर के गले से आवाज मुश्किल से निकली, मेरा नाम अलेक्जेंडर सेलकर्क है, मैं यहाँ 4 साल से फंसा हुआ हूँ। जहाज के क्रू में सन्नाटा छा गया। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि कोई इंसान इतने सालों तक अकेला जिंदा रह सकता है। रॉजर्स ने उसकी हालत देखी, लेकिन साथ ही उसकी आंखों की चमक भी महसूस की, वो चमक जो बताती थी कि यह आदमी टूटा नहीं है। अलेक्जेंडर ने उन्हें अपने टापू पर बुलाया। वो जंगल में गया। कुछ ही घंटों में उसने कई बकरियां पकड़ लीं, आग जलाकर खाना बनाया और अपने मेहमानों का स्वागत किया। हर कोई दंग रह गया। वो सोच भी नहीं सकते थे कि इतना वक्त अकेले गुजारने के बाद वो अब भी कोई आदमी इतना साल जिंदा रह सकता है। कैप्टन रॉजर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो किसी जंगली जानवर से भी ज्यादा मजबूत हो। और फिर उसने अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखा, हमारे साथ चलो, तुम्हारा समुंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रॉजर्स को अलेक्जेंडर इतना पसंद आया कि उसने उसे अपने जहाज पर नेविगेटर बना लिया, वही पद जो किसी भी सेलर के लिए गर्व की बात होती है। उस पल अलेक्जेंडर के चेहरे पर जो मुस्कान आई, वो शायद 4 साल की हर तन्हाई, हर डर और हर आंसू का जवाब थी। अब वो फिर से समंदर पर था, लेकिन इस बार गुलाम बनकर नहीं, जीत कर लौट रहा था। 4 साल की तन्हाई के बाद जब अलेक्जेंडर फिर से इंसानों के बीच लौटा, तो वो अब पहले वाला जिद्दी नाविक नहीं रहा था। वो बदल चुका था, अंदर से पूरी तरह। कैप्टन वुड्स रोजर्स ने उसे अपने जहाज का नेविगेटर बना दिया। अब वो वही समुद्र था, वही लहरें थी, लेकिन अब अलेक्जेंडर उनके खिलाफ नहीं, उनके साथ चलना सीख चुका था। दिन रात जहाज पर तूफानों के बीच वो फिर से अपने पुराने सफर पर निकल पड़ा। इस बार उसका मिशन था पेरू और इक्वेडोर के तटों पर स्पेनिश जहाजों को लूटना। वो फिर से समंदर का राजा बन गया था। जहां पहले वो जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहा था, अब वहां वो किस्मत को जीत रहा था। धीरे धीरे उसके नाम की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। एक ऐसा आदमी जो मौत के मुंह से लौट आया था और अब सोने चांदी से लदे जहाजों का शिकारी बन गया था। फिर 1711 में लगभग 8 साल बाद वो आखिरकार लंदन लौटा। जब वो अपने शहर पहुंचा तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। जिसे सबने खोया हुआ मान लिया था, वो जिंदा था और कहानी बन चुका था। अलेक्जेंडर अब लोकल हीरो बन गया था। गलियों में और बाजारों में लोग उससे उसकी कहानी सुनने आते थे। हर कोई पूछता, 4 साल तक तू अकेले कैसे जिंदा रहा? और वो मुस्कुराकर जवाब देता, मैं नहीं जिंदा रहा, वो आइलैंड था जिसने मुझे जिंदा रखा। धीरे धीरे उसकी कहानी लंदन की गलियों से निकलकर पूरा इंग्लैंड सुनने लगा। किताबों में उसका जिक्र हुआ, अखबारों में उसका नाम छपने लगा। उसने काफी पैसा कमाया, अपनी जिंदगी को फिर से संवार लिया। कहा जाता है कि उसने 2 शादियां की, शानदार कपड़े पहने और उसने ऐशो आराम की जिंदगी भी जी। लेकिन जिस इंसान ने 4 साल तक खामोशी के साथ जिया हो, उसे भीड़ की आवाज ज्यादा देर तक रास नहीं आती। धीरे धीरे उसे दुनिया से ऊब होने लगी। पार्टी, शोहरत, पैसे सब बेकार लगने लगा। वो सब छोड़कर चला गया और जाकर बस गया एक गुफा में, शहर से दूर, लोगों से दूर, जहां बस हवा की आवाज और समुद्र की गंध थी। शायद उसके भीतर अब भी वो टापू जिंदा था, जहां उसने खुद को खोकर खुद को पाया था। उसकी यही कहानी आगे चलकर एक लेखक डेनियल डिफो तक पहुंची, जिसने उस पर लिखी एक किताब, द लाइफ एंड स्ट्रेंज सरप्राइजिंग एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। अलेक्जेंडर सेलकर्क शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है हर उस इंसान में जो मुश्किलों से टकराता है और कहता है, मैं हारूंगा नहीं। तो दोस्तों, आपको ये सर्वाइवल स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो हमारे चैनल डिकोड माय स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।